बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। तो बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में पिछली क्लास में आपको जो समझाया था टॉपिक वो क्या था जरा ध्यान देना। आपको बच्चों जो टॉपिक हमने समझाया था वो बताया था चेंज इन टेंसेज, यानी टेंसेज में कैसे परिवर्तन करते हैं ये बताया था बच्चों। तो आपको ये याद होना चाहिए कि यदि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है बच्चों ये कौन से टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो नो चेंज, फ्यूचर टेंस में है तो नो चेंज, और बच्चों अगर पास्ट टेंस में है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलोगे आप किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। उसी तरीके से बच्चों आप देखते हैं आज ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलोगे आप पास्ट कंटिन्यूअस में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट आता है जिसे आप बदलते हो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और बच्चों सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, वो जरा देखो, पास्ट सिंपल को बदलते हो पास्ट परफेक्ट में, यानी हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या इसमें आता है डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बच्चों पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल को बदलते हो पास्ट परफेक्ट में। और बच्चों ध्यान दो, जैसे मान लो पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो ये कहलाता है बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस को आपको बदलना चाहिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हेड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर हो गई है। ये बात थी बच्चों सर्वाधिक महत्वपूर्ण। और मॉडल्स के बारे में बच्चों विल शेल को तो आप क्या मान लो, मॉडल मान लो। और मॉडल की कहानी क्या बताई थी जरा बताना। देखो मॉडल का बच्चों समझाता हूं अब आपको। जैसे आप जानते हो कि एन को कुड में बदल देते हैं, और शेल को शुड में बदल देते हैं, विल को वुड में बदल देते हैं, कैन को कुड में बदल देते हैं, और मे को माइट में बदल देते हैं। यही तो बताया था आपको। तो बच्चों जरा आप देखिए, समझना। इस जगह देखो, ये कैन, ये हो गया कुड। अब कैसे, जैसे शी शेड, वह बोली आई कैन स्पीक फ्रेंच। आई कैन स्पीक भी क्यों करते हो बच्चों, आई कर दो आई कैन स्विम, यानी मैं तैर सकती हूं। अब आप इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हो जरा देखो, शी शेड का शेड ही रहने दो, वजह आइए टू नहीं आ रहा है, दैट लगाओ दैट। ये बच्चों फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये भी सब्जेक्ट है, यहां लगा दो शी। अब इस कैन को बच्चों क्या नियम कह रहा है, कैन को कुड में बदलो, शी कुड स्विम। ये बच्चों आपका आंसर बन के तैयार हो गया। शी शेड आई कैन स्विम, उसने कहा मैं तैर सकती हूं। आपने मुझसे पूछा सर उसने आपको क्या कहा, तो मैं कहूंगा उसने कहा कि वह तैर सकती थी। क्योंकि बच्चों यह मामला भूतकाल में चला गया ना, इसलिए आप इधर भी कैन का कुड करो। ये क्लियर हो गया है, कैन कुड हो गया है। अब जरा देखना, मे का क्या होता है, मे का बच्चों माइट होता है। जैसे एक सेंटेंस, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, वह मुझसे बोला, क्या बोला, यू मे पास द एग्जाम, तुम परीक्षा में पास हो सकते हो। ध्यान दो बच्चों, पास के बाद में इनका प्रयोग करना हमेशा गलत माना जाता है। क्लियर है। हिंदी में तो बोलते हो आप कि तुम परीक्षा में पास हो सकते हो, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं कि तुम परीक्षा पास कर सकते हो। तो ही सेड टू मी, वह मुझसे बोला, यू मे पास द एग्जाम, तुम परीक्षा पास कर सकते हो। तो बच्चों आप कैसे करोगे, ही टोल्ड मी, अर्थात उसने मुझे बताया, दैट कि मैं परीक्षा में पास हो सकता था। यू सेकंड पर्सन इसके अनुसार बदलेगा, क्योंकि बच्चों सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और मैं बच्चों ये जो यू है ना, ये वर्ब के पहले आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा जरा बताना, आई बनेगा। तो आई मे नियम अनुसार माइट में बदलो, ये हो गया माइट पास द एग्जाम। बच्चों ध्यान दो, ये जो दैट है, इस दैट के पहले ये जो वर्ब आ रही है टोल्ड, ये पास्ट टेंस में है ना, इसलिए मे का माइट हो रहा है। यानी दैट के ठीक पहले जो वर्ब आती है, दैट्स व्हाट यू कॉल द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस,
यानी दैट के ठीक पहले जिस वर्ब का प्रयोग होता है उसे बच्चों आप सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ध्यान दो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कैन का प्रयोग हुआ तो वह कुड में बदलेगा, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में मे का प्रयोग हुआ है तो वह माइट में बदलेगा, और बच्चों यदि यहां शैल का प्रयोग हुआ है तो वह शुड में बदलेगा, और बच्चों अगर यहां विल का प्रयोग हुआ है तो वह वुड में बदलेगा। ठीक है, कैसे? हालांकि इसका एग्जाम्पल बच्चों मैंने पिछली क्लास में दे दिया था, एक एग्जाम्पल और देता हूं ताकि बात आपको और ढंग से समझ में आ जाए। जैसे ही सेड, वह बोला, वी शैल ओवरकम वन डे, वह बोला कि हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बच्चों एक बहुत ही गहरी बात है जो आपको समझानी है। ही सेड, वह बोला, वी शैल ओवरकम वन डे, अर्थात हम होंगे कामयाब एक दिन, अर्थात हम एक दिन जरूर भी कामयाब हो जाएंगे। अब आपने मुझसे पूछा कि सर उसने क्या कहा, तो मैं कहूंगा उसने कहा कि वे एक दिन जरूर कामयाब होंगे। अब बच्चों बात दरअसल यह है कि गौर से देखना, आपने सबसे पहले क्या किया, ही सेड, यहां ये का ये उतार दिया। ठीक है, ये शेड उतार दिया आपने, क्योंकि टू नहीं आ रहा इसलिए आपने इसको बदला नहीं। दैट, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब बच्चों समस्या है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो इसको ही के अनुसार बदलना चाहिए, लेकिन बच्चों यही के अनुसार नहीं बदलेगा। यहां क्या बात है जरा देखना आप, समझाना मुझे जो समझो आप। बच्चों मैं ये समझाना चाहता हूं कि सेंटेंस में ये तो है आरवी, ये है आरएस। यदि आरएस, जैसे मान लो बच्चों आप इस बात को समझो कि यहां पर सब्जेक्ट अगर मान लो आई है, ठीक है, और यहां पर दिया गया है ही, शी या इट, तो उसके अनुसार बदल जाएगा। अगर बच्चों यहां वी है, प्लूरल है, और यहां पर दिया गया है दे, तो वी दे में बदल जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मान लो यहां तो दिया गया है ही और यहां दिया गया है या तो वी और यहां दिया गया ही, शी या इट, तो बच्चों बताओ ये एक वचन है या बहुवचन है? ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जरूर है लेकिन ये प्लूरल है, और ये बच्चों थर्ड पर्सन का क्या है, ये प्रोनाउन है, लेकिन बच्चों ये प्लूरल है, तो यहां भी अपने को थर्ड पर्सन का प्लूरल चाहिए। ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, हमेशा दे होता है, तो यहां बच्चों आपको दे लाना पड़ेगा बाहर से, या ही नहीं दे आएगा, ध्यान दो इस बात पर। अगर यह आई होता यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर में बदल जाता, लेकिन बच्चों यहां क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसलिए वह थर्ड पर्सन प्लूरल में बदलेगा। अब आप जानते हो ही, शी, इट तो एक वचन होते हैं और दे बहुवचन होता है, तो ही शेड दैट दे। अब आप क्या करोगे बच्चों, अब इस दे को शुड में बदलोगे, किस में बदलोगे, लेकिन बच्चों ये शुड में बदलेगा नहीं, वुड में बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि बच्चों आप इस बात को जानते हो कि शैल का प्रयोग तो हमेशा किसके साथ होता है, आई और वी के साथ। जैसे एक बात बताओ आप, जैसे बच्चों मैंने कहा ही और आपने बोला गोज, फिर मैंने बोला शी, आपने बोला गोज, और बच्चों अगर मैंने ही शी की जगह आई कर दिया तो आपने क्या बोला, आई गो। ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि बच्चों जब कर्ता ही और शी की जगह आई हो जाएगा तो फिर क्रिया भी बदल जाएगी। वैसे ही बच्चों आप जानते हो कि क्या होता है, वैसे ही बच्चों आप ये जानते हो कि आई शैल, तो शैल को शुड में बदल दो, लेकिन बच्चों वी शैल, शैल को शुड में बदल दो। लेकिन मुझे यह बताओ कि जब आई और वी की जगह आपने कर दिया ही, तो बताओ शैल किस में बदल जाएगा? ये शैल बच्चों ये ऑटोमेटिक ही विल में बदल जाएगा। तो बताओ विल को किस में बदलोगे, वुड में बदलोगे कि नहीं बदलोगे? तो बात यह है, जब आपने वी को उठा के यहां दे कर दिया तो बच्चों सब्जेक्ट के स्थान पर क्या नहीं रहा, आई और वी नहीं रहा, न तो आई रहा न वी रहा, ना इधर आई नोर वी, तो बच्चों ये क्या हो गया, दे हो गया, तो दे के साथ तो शेल आना चाहिए। तो शेल को जब बदलोगे बच्चों तो शेल का बदला हुआ रूप आएगा, यहां देखो तो बच्चों शेल नहीं
तो शेल का बदला हुआ रूप शुड होता है, तो विल का बदला हुआ रूप आएगा, हो जाएगा वुड। ओवरकम की जगह ओवरकम जाएगी, और बच्चों वनडे की जगह वनडे आ जाएगा, सारे चिन्ह हट जाएंगे। आ गया समझ में? एक बात और समझा देते हैं आपको तो क्लियर हो जाएगी। विल का प्रयोग भी बताते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि देखो, जैसे मैंने कहा टॉम सेड टू केटी। टॉम केटी से बोला, क्या बोला? यू विल फेल। अब फेल के बाद जरूर आएगा इन द एग्जाम। पास के बाद नहीं आएगा, लेकिन फेल के बाद। पास द एग्जाम होता है बच्चों, लेकिन फेल द एग्जाम नहीं, बल्कि फेल इन द एग्जाम होता है। तो टॉम से टू केटी, टॉम ने केटी से कहा यू विल फेल इन द एग्जाम, अर्थात तुम परीक्षा में फेल होगी। अब मैं आपको कहता हूं बच्चों कि टॉम ने केटी को बताया कि, ध्यान देना, टॉम सेड टू की जगह मैं कर रहा हूं टोल्ड केटी दैट। टॉम टोल्ड केटी दैट, टॉम ने केटी को बताया कि, क्या बताया? ये यू बच्चों सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। केटी का सब्जेक्ट क्या होगा? ये शी हो जाएगा। अब आप जानते हो बच्चों ये शी है, तो क्या हो जाएगा? यहां पर विल का वुड हो जाएगा, क्योंकि यू भी विल आता है और शी के साथ भी विल आता है। लेकिन बच्चों अगर यहां आई हो जाता, तो आई हो जाता तो यहां पर विल शेल में बदल गया, शुड बन जाता, शुड। फिर आ जाएगा फेल इन द एग्जाम। इस तरीके से बच्चों आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। आपने क्या देखा बच्चों? टेंसेज में कुछ परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं। अब ये बात बच्चों अगर आपकी समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बच्चों कई बार बच्चों का सवाल ये होता है कि साहब अगर मॉडल, जैसे मान लो किसी सेंटेंस में कुड आ रहा, तो वो तो पहले ही बदला हुआ है, उसे क्या बदलोगे? वो नहीं बदलेगा। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा आई कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन आई वाज 12। मैं फ्रेंच बोल सकती थी जब मैं 12 साल की थी, तो इनडायरेक्ट बनेगा शी टोल्ड मी दैट शी कुड। अब कुड को किसमें बदलूं? कुड तो कुड ही है, तो शी कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन शी वाज 12। बात समझ में आ गई है? तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बदले हुए रूप होते हैं उन्हें नहीं बदला जाता, लेकिन जो बदले हुए नहीं होते हैं सिर्फ उन्हें बदला जाता है। क्लियर है? आगे और देखो, यो तो बच्चों जो आगे बात मैं आपको समझाऊंगा वो प्रकारांतर से मैं आपको समझा चुका हूं, टेंसेज के माध्यम से तो मैंने समझा दिया है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा समराइज करके भी बताता हूं ताकि बच्चों आपको बात क्लियर हो जाए। देखो, अगर बच्चों आरएस में, ध्यान देना, ये आरएस है, इस आरएस में यदि आपको इज दिया गया है या एम दिया गया है या आर दिया गया है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको वाज या वर में बदलना चाहिए। क्लियर हो गया है? अब आपको साहब वाज वर को किसमें बदलेंगे? मैंने कहा कि वाज वर तो पहले ही बदले हुए रूप हैं, इसलिए उन्हें बदलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वाज वर तो पहले ही बदले हुए रूप है, इसलिए उन्हें बदलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों ये देखा आपने। अब देखो इसी तरीके से आपके आता है हेज हेव, ये आ गया हेज या हेव। हेज हेव को बच्चों आपको किसमें बदलना है? हेड में बदलना है। हेज या हेव को किसमें बदलना है जरा बताना? हेज हेव को हेड में बदलना है। ये हेज हेव हो गया बच्चों, हेज हेव को हमेशा हेड में बदलो। और अगर मान लो वाक्य में डू आ जाए या डज आ जाए, तो जानते हो कौन सी फॉर्म है? ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है ना। तो ऐसी स्थिति में आप इनको किसमें बदलो? ये डिड में बदलो। क्लियर हो गया? तो ये बच्चों ये भी आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, ये दो ही साधारण बातें हैं। अब थोड़ी सी असाधारण बातें बताता हूं। असाधारण बातें बच्चों ये है कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां जब टेंस नहीं बदलता है। तो बच्चों ऐसी भी कुछ परिस्थितियां हैं। वो परिस्थितियां कौन सी है जरा देखो। जैसे मान लो ये आपकी आरवी है और ये आरवी बच्चों पास्ट टेंस में है, और ये आपका आरएस है और आरएस में प्रेजेंट सिंपल दिया गया है। तो नियम तो ये कहता है बच्चों की प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलना चाहिए। यही तो पढ़ाया मैंने। लेकिन बच्चों प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में नहीं बदला यदि उस वाक्य में किसका भाव हो? उस वाक्य में सर्फ का भाव हो,
प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में नहीं बदला जाता है यदि उस वाक्य में सर्फ का भाव हो। माने अगर किसी उस वाक्य में कोई सेइंग मानी कहावत है तो बच्चों क्या होगा, सेइंग यानी क्या होता है, कहावत, तो कोई चेंज नहीं होगा। यू माने बच्चों यूटी, यूटी जानते हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर कोई मान लो सार्वभौमिक सत्य है तो कोई चेंज नहीं होगा। री मानी होता है बच्चों रूटीन या रिपीटेड एक्टिविटी, तो भी चेंज नहीं होगा। और एफ का मतलब अगर उस वाक्य में बच्चों कहा गया कोई फैक्ट अर्थात कोई तथ्य, तो भी बच्चों उस वाक्य में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। उदाहरण से अपनी बात क्लियर करता हूं। उदाहरण से बच्चों मैं आपको आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द रूल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। उदाहरण की सहायता से बच्चों आपको नहीं समझा रहा हूं, तो आप जरा बच्चों समझना। जैसे द, बल्कि लिए लिख दो आप तो शी शेड, वह बोली। पहला वाक्य है सेइंग, तो सेइंग में बच्चों उसने कहा कि एन एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन, मैक्स मचाता है, मोर माने ज्यादा, और नॉइज का मतलब क्या होता है, शोर। एन एम्प्टी वेसल मैक्स मोर नॉइज यानी एक खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाता है। एन एम्प्टी वेसल मैक्स मोर नॉइज यानी एक खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाता है। एन एम्प्टी वेसल मैक्स मोर यानी एक खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाता है। बात समझ में आ गई है बच्चों? अगर आपकी ये बात समझ में आ गई है तो बच्चों जरा इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल के आप मुझे एक बार बताएं। अगर आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की कोशिश करेंगे तो बच्चों वस्तु स्थिति आपके सामने क्या हो जाएगी, बिल्कुल प्रकट हो जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा। जरा देखना, शी शेड, उसने कहा। अब दोनों को क्या करो, दैट से जोड़ो। दैट एन एम्प्टी वेसल, ये थर्ड पर्सन है बच्चों ने, फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन, तो ऐसा ऐसा उतार दो। एन एम्प्टी वेसल। अब ये मैक्स का बच्चों मेड नहीं होगा, मैक्स का मैक्स ही रह जाएगा। ध्यान दो, मैक्स मोर नॉइज, क्योंकि इस वाक्य में क्या कही गई है, कहावत कही गई है। कहावत बच्चों चेंज नहीं होती है। और जैसे माई फादर सेड, मेरे पिताजी बोले, क्या बोले, उन्होंने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इज द बेस्ट पॉलिसी। माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मेरे पिताजी ने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आप क्या करो, ये बच्चों जरा ध्यान देना, माई फादर सेड, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आरवी तथा आर एस को जोड़ो, दैट से दैट। ऑनेस्टी तो बच्चों एक विचार है, थर्ड पर्सन है, तो क्या करोगे, दैट ऑनेस्टी। अब बच्चों यहां इज एम आर का आवाज नहीं होगा, इज का इज ही रहेगा। ध्यान दो, इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा, इस तरीके से आपने ये देखा कि पहला नियम आपका क्लियर हो गया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, परंतु पास्ट किसी भी प्रोवर्ब या किसी सेइंग माने कोई कहावत का यदि प्रयोग हुआ है, तो ऐसे वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस नहीं बदलेगा, यानी प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल टेंस में नहीं बदला जाएगा, बल्कि वो प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस होता है, लेकिन उसमें कोई प्रोवर्ब या कोई सेइंग, हिंदी में बोले तो कोई कहावत का भाव होता है, तो ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में नहीं बदला जाता है। और बच्चों आइए देखो दूसरा नियम क्या था हमारा। तो बच्चों आपको बस सबसे पहले कहा था सर्फ माने सेइंग, तो एस का मतलब तो आपको बता दिया है, सेइंग वाला तो अब बताते हैं आपको यूनिवर्सल ट्रूथ वाला। तो बच्चों जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि अध्यापक ने कहा सूर्य पूर्व में उगता है। अब आप मेरे को पूछोगे बताओ अध्यापक ने क्या कहा, तो मैं कहूंगा अध्यापक ने कहा कि सूर्य पूर्व में उगता है। ये थोड़ी कहूंगा कि सूर्य पूर्व में उगता था। ठीक है बच्चों, सूरज तो उगता था, उगता है और उगता रहेगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ बच्चों उसे कहते हैं कि जब किसी वाक्य को आप बच्चों भूतकाल में भी कोई काम होता था, वर्तमान में भी होता है और भविष्य में भी होता रहेगा, तो बच्चों एक ऐसा काम जो तीनों ही टेंसेज में अंतर्वलित हो, एक ऐसा काम जिसके ऊपर तीनों कालों की छाया पड़ती हो, इस तरीके के काम को आप क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक सत्य या सार्वत्रिक सत्य या सार्वजनीन सत्य या सार्वकालिक सत्य, सार्वत्रिक भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी बच्चों ऐसे वाक्य का जरा अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि यहां कर दिया मैंने शी की जगह ही शेड। उसने कहा, क्या कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसने कहा सूरज पूर्व में उगता है। अब बच्चों आपने पूछा मेरे से कि बताओ सर उसने क्या कहा, तो मैं कहूंगा ही सेड दैट। उसने कहा कि द सन थर्ड पर्सन योगा लगा दो, दैट द सन राइजेज की सेकंड रोज नहीं आएगी बच्चों। यहां पर कौन सा भाव है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसलिए राइजेज का राइजेज लिख दो, राइजेज इन द ईस्ट। ये तो बहुत सरल है बच्चों, यहां से परीक्षा में सवाल आने की संभावना बहुत कम होती है क्योंकि यहां प्रकार का चेंज नहीं होता है। इसलिए बच्चों प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर इस तरीके के सवाल दिए जाते हैं। थ्योरेटिकल जहां पर सवाल पूछे जाते हैं वहां यहां से कोई सवाल बन सकता है, ये दूसरी बात है। ठीक है, एक उदाहरण बच्चों आपको समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं रिपीटेड एक्टिविटी वाला बताता हूं, जिसको आप रूटीन भी कहते हैं। जैसे बच्चों आपने कहा कि ही सेड, उसने कहा। क्या कहा, ही सेड माने उसने कहा। और बच्चों आप लिखते हो रवि वॉशेज हिज क्लॉथ्स ऑन संडेज। यानी रवि अपने कपड़ों को धोता है कहां, कब, संडे यानी रविवारों को रवि अपने कपड़ों को धोता है। संडे यानी रविवारों को रवि अपने कपड़ों को धोता है। तो बच्चों ये क्या है, काम रोज होता है, हर संडे को होता है, तो रिपीटेड एक्टिविटी है। तो आप क्या करोगे, ही सेड दैट। तो बच्चों रिपीटेड एक्टिविटी है, एक होता है रूटीन होता है। ठीक है, तो जैसे इसको थोड़ा चेंज करो आप, ये सेंटेंस थोड़ा सा क्या है कि उठपटांग हो गया है। जैसे आपने कहा कि ही सेड, उसने कहा, आई गो टू स्कूल डेली, डेली स्कूल जाता हूं। ये बच्चों रिपीटेड एक्टिविटी रोज रोज होता है। तो आप इसको क्या करोगे जरा देखना, ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इसके अनुसार, दैट ही, गो की जगह बच्चों वेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें कौन सा भाव आ गया है, इसमें बच्चों वो भाव आ गया, ये मतलब कि इसको बोलते हैं अपन रिपीटेड एक्टिविटी वाला भाव आ गया है। तो ही सेड दैट ही गोज टू। अब बच्चों गोज क्यों किया मैंने, क्योंकि ही सिंगुलर है ना, इसलिए ही गोज टू स्कूल डेली।
अब जैसे बच्चों एक सेंटेंस और देखो, शी शेड, वह बोली, आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड, उसने कहा कि मैं अपने बाएं हाथ से लिखती हूं। अब बच्चों ये क्या है, उसका हैबिचुअल फैक्ट है, ये फैक्ट आ गया है। तो फैक्ट में आप क्या करोगे, कोई चेंज नहीं करोगे। देखो, शी शेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन शी के अनुसार, तो क्या करोगे, शी। अब बच्चों यहां राइट्स की रोट नहीं करके क्या करोगे, अब ये क्वेश्चन है ना, तो एस जोड़ो, शी राइट्स विद, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, शी के अनुसार इसका पॉजिटिव बनाओ, हर लेफ्ट हैंड। ओके, तो सारांश बच्चों क्या निकला, सारांश ये निकला, अगर किसी वाक्य में रिपीटेड एक्टिविटी अथवा रूटीन का अभाव होता है, तो ऐसे वाक्य को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, हम उसका टेंस नहीं बदलते। आगे बात आती है बच्चों फैक्ट की। तो फैक्ट कैसा होता है, एक फैक्ट तो आपको बता दिया, एचएफ। एचएफ का मतलब होता है बच्चों हैबिचुअल फैक्ट, कोई आदत हो आपकी, जैसे बाएं हाथ से आप लिखते थे, तो पहले भी लिखते थे, आज भी लिखते हैं, तो हैबिचुअल फैक्ट हो गया है। एक होता है बच्चों हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई ऐतिहासिक बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि साहब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अब बच्चों कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट, क्या आएगा, हिस्टोरिकल, ये आ गया हिस्टोरिकल फैक्ट। तो इसमें क्या होता है, जरा एक उदाहरण देके बताता हूं। मोहन सेड समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब बच्चों ये क्या है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका क्या रहेगा, इसका इजी रहेगा। जैसे उसने कहा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, तो मैंने कहा कि उसने कहा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, न कि कहते थे। तो बताओ क्या करूंगा, कोई चेंज नहीं करूंगा। देखना, मोहन said that, थर्ड पर्सन समुद्रगुप्ता इज की जगह रहने दो, इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ऐसा वैसा उतार दिया, कुछ भी नहीं किया है। तो बच्चों आपने क्या देखा, यदि वाक्य में हिस्टोरिकल फैक्ट है तो कोई चेंज नहीं होगा। और बच्चों ये भी समझो, यदि वाक्य में हैबिचुअल फैक्ट है तो भी कोई चेंज नहीं होगा। अब बच्चों आगे वाला फैक्ट बताता हूं। जैसे एक होता है बच्चों जीएफ। तो जीएफ का मतलब क्या होता है, जीएफ का मतलब होता है बच्चों ज्योग्राफिकल फैक्ट। कौन सा फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट। जैसे बच्चों आपको मैंने कहा था कि सूरज पूर्व में उगता है, वो ज्योग्राफिकल फैक्ट है। पूर्व में उगता है, पूर्व में उगता था और पूर्व में उगता रहेगा, वो ज्योग्राफिकल फैक्ट है। उसी तरीके से बच्चों एक आता है मैथमेटिकल फैक्ट। कौन सा फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट। कैसे, जैसे द टीचर सेड, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा क्या, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। अब ये तो बच्चों गणित की बात है, इसमें क्या करेंगे, तो मेक का मेक ही रह जाएगा। तो द टीचर सेड दैट, ये करता है 2 and 2, ऐसा कैसे उतार लो, 2 and 2। अब बच्चों मेक है ना, इसका मेड नहीं होगा, मेक 4, ऐसा कैसा आपने उतार लिया। ये कौन सा फैक्ट हो गया, ये हो गया बच्चों मैथमेटिकल फैक्ट। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या जाना, इस तरीके से बच्चों आपने ये जाना कि अगर वाक्य में फैक्ट है, चाहे वो हैबिचुअल फैक्ट हो या हिस्टोरिकल फैक्ट हो या ज्योग्राफिकल फैक्ट हो,
या बच्चों वो कौन सा फैक्ट हो, या फिर जो है मैथमेटिकल फैक्ट हो, ठीक है, कैसा भी फैक्ट हो, कई प्रकार के फैक्ट हैं। तो जितने भी प्रकार के फैक्ट है उनमें से यदि किसी भी प्रकार का फैक्ट दिया गया है तो बच्चों उसमें क्या नहीं करोगे आप उसको क्या करोगे, उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसका जो टेंस है माने प्रेजेंट सिंपल, उसे दूसरे टेंस यानी पास्ट सिंपल में नहीं बदलोगे, बल्कि उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही जस का तस माने सेम टू सेम रहने दो। ये थे बच्चों इस टेंस की इसके बारे में कुछ अपवाद। किसके बारे में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप चीजों को बदलते हो तो उसके बारे में बच्चों कुछ अपवाद आपको हमने बताए। अब बच्चों आप इसमें जरा देखो, थोड़ी सी अपन अगर मान लो इसको प्रैक्टिस के हिसाब से देखना चाहें तो बच्चों जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे एक सेंटेंस आपको दिया, द प्रैक्टिस चालू हुई है आपकी, द टाइपिस्ट सेड, लिखो बच्चों द टाइपिस्ट सेड, टाइपिस्ट ने कहा आई हैव टाइप्ड ऑल दीज लेटर्स। अब बच्चों जरा देखो, आपको सेंटेंस यू दिया कि टाइपिस्ट ने कहा कि सर मैंने ये सारे के सारे लेटर क्या कर दिए हैं, टाइप कर दिए हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, आप मेरे से पूछोगे तो मैं क्या कहूंगा आपको कि टाइपिस्ट ने कहा कि वह सभी पत्रों को टाइप कर चुका था। अब बच्चों यहां पर क्या होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट मानना भी पड़ता है, लेकिन वो तब मानना पड़ता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया। जैसे मान लो आई तो बच्चों फर्स्ट पर्सन का है, अगर यहां यू होता तो किसके बदलते, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो है ही नहीं। जब बच्चों इधर तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, ध्यान देना बच्चों, जब आरएस में तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन माने यू आ जाए, और आरवी में क्या ना हो, सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो लेकिन ऑब्जेक्ट न हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बच्चों मानना पड़ेगा, क्योंकि नहीं मानोगे तो इस यू को किसके अनुसार बदलोगे, ये तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही तो बदला जाएगा ना। तो ये देखने वाली बात है बच्चों कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है तो बच्चों उसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाइंग योर डिस्क्रेशन, अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए आपको उचित ऑब्जेक्ट सपोज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। साधारणतः मानने का तरीका यह होता है बच्चों, जैसे मैंने कहा आई सेड और इधर दे दिया मैंने यू, तो बच्चों आप देख रहे हो फर्स्ट पर्सन मेरे पास है, सेकंड पर्सन मेरे पास है, तो फिर मैं मान लूंगा थर्ड पर्सन का ही, तो ही का मान लूंगा हिम, या मान लूंगा हर, या मान लूंगा इट, या मान लूंगा देम। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का मान लो, अगर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है तो सेकंड पर्सन का मान लो, अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का मान लो। इस तरीके से बच्चों माना जाता है। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बच्चों मानने का जो सबसे आसान तरीका है वो तरीका यही है। क्लियर है? अब अपनी बात को अपन और आगे लेते हैं। तो बच्चों आपने देखा, इसको चेंज करता हूं मैं कि आई हैव टाइप्ड ऑल दीज लेटर्स, मैंने इन तमाम पत्रों को क्या कर दिया है, टाइप कर दिया है। अब इसको कैसे बदलोगे आप, देखो ऐसे बदलोगे, द टाइपिस्ट सेड, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। लेकिन बच्चों कई बार सेंटेंस यूं होता है जी, द टाइपिस्ट सेड आई हैव टाइप्ड ऑल दीज लेटर्स सर, यहां पर उसने बच्चों सर भी कर दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों सर आते ही क्या करोगे, द टाइपिस्ट, ध्यान दो, द टाइपिस्ट सेड रेस्पेक्टफुली, क्या कहा बच्चों मैंने, द टाइपिस्ट सेड रेस्पेक्टफुली। अब ये रेस्पेक्टफुली बच्चों सेड के बाद भी आ सकता है, सेड के पहले भी आ सकता है। द टाइपिस्ट रेस्पेक्टफुली सेड, या द टाइपिस्ट सेड रेस्पेक्टफुली
अब देखो आगे क्या करोगे, आरवी तथा आरएस, ये रिस्पेक्टफुली सर के कारण आ रहा है। दैट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये टाइपिस्ट के अनुसार बदलेगा। अब टाइपिस्ट बच्चों आपको क्या पता नहीं है कि ये लड़की है लड़का है, तो ध्यान दो, जब आपको जेंडर की स्थिति स्पष्ट नहीं हो कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तब बच्चों उसे औसत तौर पे क्या मानना चाहिए, उसे पुल्लिंग मानना चाहिए, उसे मस्क्यूलाइन जेंडर मानना चाहिए, इसलिए मैंने माना ही। ठीक है, तो द टाइपिस्ट सेड रिस्पेक्टफुली दैट, यही सब्जेक्ट है तो यह लगा दिया मैंने ही। ये बच्चों हैव टाइप्ड प्रेजेंट परफेक्ट को बदलो पास्ट परफेक्ट में, हेड टाइप्ड ऑल दीज को बच्चों आप जानते हो किसे बदलते हैं, याद करो, मैंने लिखा है दीज को दोज में बदलते हैं ऑल, तो यहां दीज की जगह क्या कर दिया मैंने, ऑल दोज और लेटर्स। कोई दिक्कत? अब बच्चों क्या समझा आपने? आपने ये समझा कि आरएस में यदि सर या मैडम शब्द का प्रयोग हुआ है, आरएस में यदि सर या मैडम शब्द का प्रयोग हुआ है तो आरवी में क्या होगा, यदि आरएस में सर या मैडम शब्द का प्रयोग हुआ है तो बच्चों आरवी में क्या होगा, आरवी में रेस्पेक्टफुली शब्द जोड़ दिया जाएगा। यदि आरएस में सर या मैडम शब्द का प्रयोग हुआ है तो आरवी में रेस्पेक्टफुली शब्द जोड़ दिया जाएगा। और बच्चों आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि बच्चों जैसे यहां आ गया टाइपिस्ट, ये आ जाए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट से क्या पता चले लड़की है कि लड़का है, टीचर आ जाए तो क्या पता चले कि मैडम है कि सर है। तो बच्चों कोई ऐसा शब्द आ जाए जो कॉमन जेंडर वाला हो तो आपके सामने परेशानी हो जाएगी कि आप उसको ही मानोगे ऐसी मानोगे। तो ऐसा जब धर्म संकट आ जाए बच्चों तो उसे जनरली ही मानना चाहिए, माने मस्क्यूलाइन जेंडर मानना चाहिए। तीसरी बात यह भी बताई कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं है, जबकि आप तो जानते हैं कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में बच्चों अपनी सुविधा के अनुसार आपको क्या करना होगा, सेकंड पर्सन का जो मतलब आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। अब प्रश्न है क्या माने, तो बच्चों यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट और सेकंड प्रोनाउन है तो इधर थर्ड पर्सन मान लो, अगर उधर मान लो फर्स्ट और सेकंड नहीं है बल्कि सेकंड और थर्ड है तो यहां फर्स्ट मान लो, और बच्चों अगर वहां पर फर्स्ट और थर्ड है तो यह सेकंड मान लो। ये तो बच्चों एक तरीका है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरीके का सभी लोग पालन करें, है ना, पर बच्चों ये एक तरीका है, ये आसान तरीका है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, इस तरीके से बच्चों आपको इतनी सारी बातें बताई। तो आज की बात बच्चों ये समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।